पैरों में ट्रेजर्स, हाथों पे दस्ताने, चेहरे पे नकाब। यहाँ पे तशरीफ लाने का शुक्रिया। आशफीन ने सर हिलाकर जवाब दिया। अगले पल नकाब वाली ने नकाब उलट दिया। आशफीन को झटका लगा। वो कोई कम उम्र लड़की नहीं थी जैसा कि फोन पे अपनी आवाज से लगी थी। वो 22 से 25 साल की थी और इंतहा की खुश शक्ल। आपने अकेले आने का कहा था, मैं आ गया हूँ। अब मुझे अपना मकसद बता दें क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। मेरा नाम अनम है। मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। कल जिस आदमी के फार्म हाउस पे आपने रेड की थी, वही आदमी मेरा भी मुजरिम है। कौन? बुशारत हुसैन? हाँ, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। वो लड़की कमरे की दहलीज से निकलकर ताशफीन की जानब आई। अपनी पीठ पे पहने पैक को उतार कर उसमें से कुछ तस्वीरें निकालकर ताशफीन की जानब बढ़ाई। ताशफीन ने एक दफा गौर से उस लड़की का चेहरा देखा, फिर उसके बड़े हुए हाथ से तस्वीरें पकड़ ली। तस्वीरों में एक ही चेहरा था जो कि एक नौजवान का था। आशफीन ने तस्वीरें देखने के बाद सवालिया नजरों से अनम को देखा, जिसमें वो बोलना शुरू हुई। मेरा भाई था शाहरुख, 21 साल का था, स्टूडेंट था। अपनी तालीम के अखराजात उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता था क्योंकि दिमागी तौर पर बहुत शार्प और एतमाद वाला लड़का था। इंग्लिश जुबान पे मजबूत गिरफ्त थी। और के एक बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। सिर्फ 3 माह नौकरी की और बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों का चश्मदीद गवाह बना। एक दिन जज्बात में आकर अपने कलीग के सामने फट पड़ा, जो कि हर रोज मनों के हिसाब से मुर्दा मुर्गी इस जगह लोगों को खिलाई जाती है, वो उसके खिलाफ शिकायत करेगा। अगले दिन बुशारत हुसैन ने उसको अपने दफ्तर में बुलाया था। 50,000 रुपए दिए और बोला, बेटा आम खा, पेट गिनना छोड़ दे। आशफीन पूरी तवज्जो से सुन रहा था। शाहरुख ने 50,000 लेने से इनकार कर दी। बुशारत हुसैन ने उसकी जुर्रत पे उसको रुई के गाल की धनक कर रख दिया। मैं और शाहरुख अपने माँ बाप के 2 ही बच्चे थे। अब सिर्फ मैं हूँ क्योंकि इस रात जो कॉल हमें सरकारी अस्पताल से मसूल हुई थी, के मुताबिक हमारे शाहरुख को गाड़ी टक्कर मारकर चली गई थी। अम्मी अब्बू से पहले मैं वहां पहुंची थी क्योंकि अस्पताल मेरे हॉस्टल से 10 मिनट के फासले पे है। वो सांस तो ले रहा था मगर हर सांस उसको जिंदगी से बहुत दूर कर रही थी। उसने मुझे टूटे फूटे अल्फाज में सारा सच बताया था। पुलिस वाले ने उसका बयान भी रिकॉर्ड किया था मगर शाहरुख की मौत के बाद वो पुलिस वाला दोबारा नहीं मिला। वो सदर थाने से था मगर अब वहाँ उस नाम का कोई अफसर मौजूद नहीं। ने FIR कटवाना चाहिए पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मेरे वालिद को धमकी कॉल जाती रही। अगर इस मामले को आगे बढ़ाने का सोचा तो दोनों मियाँ बीवी का वही हाल होगा जो उनके बेटे का हुआ है। वो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि मैं घर पर नहीं रहती हूँ। मैं पिछले 2 साल से हॉस्टल में रहती आ रही हूँ। उन लोगों को शक जरूर है मगर यकीन नहीं है। मैं शाहरुख की मौत के बाद से एक दफा भी घर नहीं गई कि वो लोग 24 घंटे खबर रखते हैं। कौन हमारे घर आता है, कौन जाता है, किससे मिलते हैं, सब कुछ। मियाँ अब्बू की सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई। वो लोग घर पे कैद होकर रह गए हैं। तरफ बेटे की भरी जवानी में मौत और बेटा भी इकलौता। वो अपने बेटे के लिए इंसाफ तक नहीं मांग सकते। ऐसा जंगल का कानून है कि सारे नुकसान हुए वही डर डर के जी रहा है। जिसने जुल्म किया वो आज भी धनधनाता फिर रहा है। अनम की आवाज भरा गई। मैं पिछले 6 माह एक दफा भी अपने घर नहीं जा सकी। औरों की तरह छुपकर जिंदगी गुजार रही हूँ क्योंकि अगर इन कुत्तों को मेरी खुशबू तक मिल गई, मेरे माँ बाप को मेरे जरिए ब्लैकमेल करेंगे। आशफीन के चेहरे के से कोई तासुर जाहिर न हुआ। नजरें शाहरुख की तस्वीरों पे थी, कान अनम की आवाज पे। SP साहब, मुझे अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए। कल तक मैं मुकम्मल मायूस थी मगर कल के आपके काम के बाद मुझे उम्मीद मिली है। अगर आप जैसे लोग मेरे मुआशरे में मौजूद हैं तो शायद मैं और मेरे माँ बाप जैसे जुल्म का शिकार लोग एक अच्छी आजाद जिंदगी का ख्वाब देख सकते हैं। मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहूंगा। मैं अपने घर का पता लिख देती हूँ, इनसे मुलाकात वहीं पे हो सकती है। आशफीन ने इस बात में सर हिला दिया। अनम ने अपने बैग से पेन और कापी निकालकर पता लिखकर सफा फाड़कर ताशफीन के हवाले कर दिया। क्या आप हमारी मदद करेंगे? आशफीन पता पढ़ रहा था, नजर उठाए बगैर बोला, का फैसला आपके वालिदैन से मिलने के बाद करूं। आपके पास अगर बुशारत हुसैन के खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे दे सकती हैं। बदकिस्मती से मेरे पास कोई सबूत नहीं। खत एक इस पुलिस वाले के पास लिखा शाह का बयान था, वो भी गुम गया। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कोई ना कोई राह निकल आएगी। ये मैं आपको छोड़ दूं, बहुत मेहरबानी, मगर मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर हाथ में पकड़ा कागज अपनी जेब में डालता हुआ वहाँ से निकल आया। वापसी का सारा रास्ता वो शाहरुख और उसकी फैमिली के बारे में सोचता आया। एकदम से किसी की बात का यकीन नहीं किया जा सकता जब तक कोई ठोस सबूत हाथ ना आए। अगर चौंका, यहाँ बात बुशारत हुसैन की हो रही थी और इस आदमी से कुछ भी बाइद नहीं था। वो वहाँ से सीधा बुशारत हुसैन के रेस्टोरेंट आया।
गाड़ी इमारत से दूर ही रोक कर जायजा लिया। वहाँ पे लंच और डिनर लगता था। हर रोज लातादार लोग इधर का रुख करते थे, तो इस बात से बेखबर थे कि हाथ से पैक से देकर वो कैसा जहर अपने अंदर उतार कर यहाँ से जाते थे। पहले ही मिलावट भरी ग़िज़ा ने कौम की सेहत को बुरी तरह मुतासर किया हुआ है, ऊपर से रही सही कसर ऐसे कारोबारी लोग पूरी कर रहे हैं। आशफीन एकदम चौंका। भारत के साइड वाले दरवाजे से बुशारत हुसैन बाहर निकला था, मगर वो अकेला नहीं था, के साथ एक मर्द और औरत थे जिनको ताशफीन इतनी दूर से भी पहचान गया था। तीनों आपस में बहुत खुश मिजाजी से बात कर रहे थे, जो इस बात का सबूत था कि इनके दरमियान अच्छी शनासाई थी। ताशफीन के माथे पे फिक्र का जाल बिखर गया। उसको मुखातिब करके बाआवाज बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो दोनों मियाँ बीवी बुशारत हुसैन को अलविदा बोल रहे थे। फिर बुशारत हुसैन ने उस औरत के गाल से गाल मस करके हाई क्लास सोसाइटी के अंदाज में बोसा दिया। ताशफीन की मुठ्ठियां भींच गईं। मेरे लब इस औरत के शोहर को 2-4 गालियों से नवाजा। ऐसे ही वो गाड़ी ताशफीन के पास से गुजरी। वो रुख दूसरी जानब करके अपना मुकम्मल चेहरा छुपा गया। दिल तो चाह रहा था अब भी उस कार के पीछे जाए, दोनों मियाँ बीवी की खबर लेकर आए, मगर सबर के घूंट पीता दूसरी सिमत में निकल गया। अब्बा, आपका बिस्तर छत पे लगा दूं? फारिस के सवाल पे इसरार अहमद ने नफी में जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ। वो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ गया है। आज सारी रात लाइट नहीं आने वाली। इतनी गर्मी में नीचे बहुत हबस हो गया है। कोई नहीं यार, मैंने खिड़की खोली हुई है। ऐसे भी मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती। लेकिन जैसे आपको मुनासिब समझे, पर अगर गर्मी लगी तो मुझे आवाज मारने में देर नहीं लगाइएगा। मेरी चारपाई सीढ़ियों के पास ही है। अच्छा, बुला लूंगा। आपदा वालों के दफ्तर कोई बंदा गया है? हाँ, हसीब चाचा तुफैल के साथ गया है। पहले फोन किया था आपदा वालों को, उनका कहना था इनकी इमरजेंसी ने निपटने वाली टीम पहले ही कहीं मसरूफ है, कल सुबह तक फारग होने के बाद इधर आएंगे। आशफीन का कोई फोन आया? नहीं, उसको बताया भी नहीं कि क्या मसला हुआ है। वो पुलिस में है, वापडा के काम तो नहीं निपटाता जो उसको फोन करते। कल आदमी उसकी कई लोगों के साथ वाकफियत है, इसे कोई बंदा निकाल लाए जो आज रात तुम्हारी बिजली चला दे। उसने जेब से फोन बरामद किया और बड़े भाई का नंबर मिलाया। चौथी बेल पे जवाब मसूल हुआ, जी किधर हैं? काम पे हूँ। और कहाँ होना है? वो एक छोटा सा मसला हुआ, बिजली बंद है सारे मोहल्ले की और अभी तक कोई आदमी नहीं मिला। वो कह रहे थे तुम्हें फोन करूं, अगर कोई जानने वाला है तो उसको फोन करो। दूसरी जानब खामोशी छा गई। वक्फे के बाद पूछा, अभी वक्त क्या हुआ है? जनाब आली, 11 बज रहे हैं। आपको अब तक घर आ जाना चाहिए था, काम बहुत था इसलिए वक्त का एहसास नहीं हुआ। अच्छा सुनो, फोन बुक में एक शराज नामी लड़के का नंबर लिखा हुआ है, उसको फोन करो, मेरा नाम लेना और पूछो उससे अगर कुछ कर सकता हो। मैं अगले 1-8 घंटे तक आता हूँ। ताशफीन ने फोन रख दिया। फारस फोन बुक की तलाश में जा रहा था जब इतलाई घंटी बजी। कौन? मैं हूँ मलका आलिया, दरवाजा खोलो गुलाम। नरगिस के तारुफ पे फारस ने अश करते हुए दरवाजा खोला। तुमने अगर छोड़नी ही होती है तो अपने कद के लिहाज से छोड़ा करो, क्योंकि बेसर पैर की छोड़ती हो। आदि होने जा रही है गंगू तेली से और बनी फिरती है मलकाए आलिया। क्यों जलते हो जल कुकड़े? मत जला करो, मुझसे भला तुम्हारा भी कोई मुकाबला है? हूँ गोरी चिट्टी शहजादियों जैसी और तुम तंदूर में रह जाने वाली आखिरी रोटी जो जल जल कर वहीं अकड़ जाती है। कहे दे रही हूँ, मेरे होने वाले सरताज के बारे में सोच समझ कर बोला करो। कल को तुमने ही उसको इज्जत करनी है। इज्जत तो मैं उसकी आज करता हूँ। कल को तुमसे शादी करवा कर तो बेचारा रुलने वाला है। बड़ा बहादुर बच्चा है कसम से। मेरे हाथों में रस मलाई का बाउल है, वरना अब तक तेरी जुल्फे जड़ से उखेड़ देनी थी। ओ ही खूनख्वार जानवर, लाओ 2 रसमलाई और यहाँ से खिसकती नजर आओ। अच्छा, मैं तो हुई खूनख्वार जानवर, तुम खुद क्या हो, इस पे भी रोशनी डाल दो। ऑफ कोर्स, मैं शहजादा गुलफाम हूँ, फारस ने मीरा के अंदाज में अंग्रेजी मारकर कहा, जिसपे नरगिस बदला लेते हुए बोली, माँ सदके जाए, ना मुंह टे ना मत्था, 3 पहाड़ों लत्था। हटो सामने से बदतमीज इंसान, दीवार बनकर तन जाते हो, फिर हटने का नाम ही नहीं लेते। जे बदतमीज कहा तो सदा मेरे घर की दहलीज पे खड़ी रहोगी, दर नहीं आने दूंगा। हाँ, खड़ी रहती है मेरी जूती। और आए तुम बड़े, मेरे घर वाले, मेरे मामू जी का घर है, तुम गंगू तेली का नहीं। तुम दोनों को जरा भी एहसास है? तुम लोगों को सारा मोहल्ला सुन रहा है। गने पीछे से आकर डपटा, जिसपे नरगिस जोश से बोली, वाह भाभी, अब लगी हो ताशफीन की बेगम, इतनी जल्दी बदल रही हो, माशाल्लाह। ये लो, इस भूखे को निकाल कर बाकी सब के लिए रसमलाई लाई हूँ। नरगिस ने बाउल जुगन की जानिब बढ़ाया, फिर बीच में ही फारस ने उचक लिया, वापस जाओ, बर्तन हम कल भिजवा देंगे। अल्लाह करे तुम्हारी शादी किसी ऐसी जगह हो
जहाँ बीवी तुम्हें सारी उम्र घास ना डाले। जाओ जाओ, तुम्हारी दुआएं अगर पूरी होती तो तुम्हें मनीर ही मिलता। बस मेरा रिश्ता अच्छी जगह क्या होगा, तुमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ, प्रिंस हैरी की बीवी बनने जा रही हो ना। मेरे मनीर के आगे प्रिंस हैरी क्या चीज है। बस चिढ़ाने वाले अंदाज में कहका मारते हुए बोला, नग्गो मान ले अंगूर खट्टे हैं। मैं क्यों मानूं मनहूस इंसान, मुझे कभी अंगूरों की चाहत ना थी। कुछ दिन रह गए हैं, चली जाऊंगी, फिर किसके साथ लड़ो मरोगे। मामू, जब आप इसके लिए लड़की देखने जाएं तो मुझे साथ लेकर जाइएगा। यार ये तो दूर की बातें हैं, बेचारे को लड़की देनी किसने है। ऐसी भी बात नहीं, क्या पता तुम ही मुझे कबूल करने वाली बनो। नरगिस ने जूता उतारकर फारस का निशाना लेकर मारा। ये अलग बात कि वो बतीसी दिखाता सामने से हट गया। जुग्गन ने माथा पीटा। वो आज शॉपिंग से वापसी पे ही दोनों यूं ही लड़ते आए हैं। फारस, कुछ शर्म करो, बहनों के साथ ऐसा रवैया नहीं रखते। अरे हम के कहने पे वो जताता हुआ बोला, बहनों के साथ ना, चड़ेलों के साथ नहीं, और ये मेरी बहन नहीं है। नरगिस मार्च आउट कर गई। रार अहमद जुग्गन ने फारस को गुस्से से देखा। मैं मजाक कर रहा था, वो गुस्सा कर गई है। आप फिक्र ना करें, मैं मना लूंगा। खैर उसकी शादी पे भंगड़ा भी तो मैंने ही डालना है, मुझसे नाराज नहीं रह सकती। अभी ये रसमलाई खाएं, एकदम ठंडी ठार है। तो नरगिस के पीछे तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई, मगर हैरत का झटका लगा। नरगिस साथ साथ जुड़े घरों की छत फैलाकर अपनी छत तक पहुंच भी चुकी थी। वहीं से जुगन को देखकर बोली, अभी कल आऊंगी जब तुम्हारा भूली बुलडॉग देवर घर पे नहीं होगा। बैटरी की रोशनी में होमवर्क करते अब्बास को मुखातिब करते हुए बोली, हाँ ये दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं, पहले तो कभी कभार दंगल होता था, आजकल ज्यादा शोखे हुए हैं। ये देखें कैसी बनी ड्राइंग, अच्छी है या दोबारा बनाऊं। जुगन ने अब्बास की नोटबुक हाथ में लेकर रोशनी के सामने करके जायजा लिया। वाओ अब्बास, ये तो बहुत प्यारा स्केच बना है। किसका स्केच बनाया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। उसकी दाढ़ी सफेद थी, मुझे सफेद रंग नहीं मिला। ये काली और सफेद लहरें दे दी हैं। बहुत जबरदस्त है चैंपियन, शुक्रिया। आमतौर पर अपनी ड्राइंग हसीर से बनवाता हूँ, उसका आर्ट बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा होमवर्क में स्टार्स मिलते हैं, मगर तुम्हें खुद से करना चाहिए, तुम्हारे अपने हाथ में इतनी सफाई है, मेरे हाथ से तो एक आंख नहीं बनती। पूरा स्केच तो बहुत दूर है, मैं आपको सिखा दूंगा। ताशफीन भाई की ड्राइंग भी इंतहाई बुरी है, वो आम बनाए तो सेब बनता है, ग्लास बनाए तो जग नजर आता है। जुगन धीरे से मुस्कुरा दी, तुम्हें भूख लगी है तो बताओ, मैं खाना ला देती हूँ। नहीं अभी नहीं, और हसीब और ताशफीन भाई आ जाएं, इकट्ठे खाएंगे, शायद तब तक लाइट भी आ ही जाए। मुझे तो नहीं लगता आज की तारीख में लाइट आएगी। फारस ऊपर आया, हाथ में 3 प्याले थे। ले जनाब, रसमलाई खाएं और अपनी निगी को दुआएं दें। जालिम के हाथ में क्या जायका है, हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो हमारे लिए इतनी अच्छी सौगात लेकर आई, तुमने शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं दिया। वो क्या सोचती होगी, तुम कितने रूड होकर बात कर रहे थे। ले जी, मैं ही रूड था? वो जो मुझे जल कुकड़ा और बुलडॉग बोलकर गई है, उसका क्या? फारस के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखकर जुग्गन ने उसके कंधे पे एक चिपट लगाई। तभी गली में मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही फारस अपनी चारपाई से उठकर मंदिर की जानब गया। लगता हसीब आ गया, अब अल्लाह करे कोई सबब लग गया हो। फारस ने ऊपर ही से आवाज मारकर पूछा, हाँ शाहजी, क्या खबर है? जवाब में मोटरसाइकिल का गला बंद करके हसीब ने जवाब दिया, कोई नहीं मिला, आधा घंटा उनके दफ्तर के सामने खड़ा रहा हूँ। एक बूढ़ा बुजुर्ग उधर मौजूद था, बाकी कोई जी रूह नहीं नजर आया। चलो फिर ऊपर आकर रसमलाई खाओ। एक लड़के को कॉल की है, उसने मुस्बत जवाब दिया है, वापस फोन करेगा। किस लड़के को? ताशफीन का जानने वाला है, फारस बताकर अपनी चारपाई की जानब वापस आ गया। बाजी शुमाइला ने एंट्री मारी। फारस क्या कह रहे थे, आकर रसमलाई खा लो आ गई हूँ, अब जल्दी से मेरा हिस्सा दे दो, कहीं मेरा बेटा ना उठ जाए। नास मारी बिजली, शाम से हाथ वाला पंखा जला जलाकर मेरे कंधे जवाब दे गए हैं। बाजी अपना जनरेटर चला लेना था ना। अब्बास अपनी कापियां किताबें बैग में डालने के दौरान मशवरा दे गया, जनरेटर के भी साई मरे हुए हैं, परसों अब्बा जी बनने को देकर आए थे, आज लेने गए, मगर मैकेनिक ने अभी तक बनाया ही नहीं था, खाली हाथ वापस आ गए। फारस के हाथ से प्याली लेकर रसमलाई के मजे लेने के साथ साथ शुमाइला बाजी जवाब भी दिए जा रही थी, जुगन तुम्हें ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही? मैं लड़कों से पानी मंगवा देती हूँ, एक दफा नहा लो, अफाका होगा। नहीं नहीं बाजी शुमाइला, उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कहाँ आदत होगी इतनी गर्मी बर्दाश्त करने की, क्या तुम्हारे घर में भी लाइट बंद होती है? जुगन मुस्कुराते हुए बोली, बाजी मेरा घर तो ये है जहाँ मैं मौजूद हूँ, और हाँ डैडी के घर भी लोड शेडिंग होती है, आखिर वो भी इसी मुल्क में रहते हैं। फारस और अब्बास ने प्यार भरी मुस्कुराहट से अपनी बहनों जैसी भाभी को देखा। सीब ऊपर आया तो हाथ में एक लिफाफा था, जिसे जुग्गन की तरफ बढ़ाया। आपा ये आपके लिए लाया हूँ। क्या है इसमें? जुग्गन ने ठंडे लिफाफे को छू कर महसूस किया
तो पक्का था कि कोई खाने की चीज है। शहर के पास एक आदमी फलूदा बेचता है, सारे इलाके में उसके फलूदे का जवाब नहीं। ट्राई करें। गन को फलूदा देने के बाद फारस अपने पीछे आने का इशारा करता वापस सीढ़ियां उतर गया। फारस उठकर हसीब के पीछे हो लिया। जब फारस नीचे आया, हसीब इसरार अहमद के कमरे की चौखट पे खड़ा था। फारस ने छूटते ही पूछा, क्या बात है? मैं सोच रहा था बिजली ना आई तो जुग्गन आपा के लिए बड़ी मुश्किल होनी है। ये तो है, बाजार से आते हुए अगर कोई दुकान खुली मिल जाए तो जनरेटर खरीद लाएंगे। फारिस के मशवरे पे हसीब ने नफी में सर हिलाया। मैं आते हुए देख कर आया हूँ, सारा बाजार बंद है। अब फारिस ने हसीब और इसरार अहमद को सवालिया नजरों से देखा। फिर बैरूनी दरवाजे पे ताशफीन घर में दाखिल हुआ। भाइयों को इस तरह संजीदा चेहरे लिए खड़ा देखकर फौरन तशवीश से पूछा, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? इसरार अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक बिजली जो बहाल नहीं हुई, इसलिए दोनों जुगन के आराम का सोचकर परेशान हो रहे हैं। ओ, मैं समझा, न जाने क्या हुआ। मेरे साथ 2 लोग आए हैं, पानी वगैरह बना कर लाओ। मैं उधर ही हूँ, वो जायजा लेकर बताएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। सीढ़ियों पे खड़ी जुगन की आंखों में नमी आ गई। वो किचन से बर्तन लेने नीचे आ रही थी जब हसीब और फारस के मुंह से अपना नाम सुनकर कदम वही रुक गए। दोनों ने दोपहर का खाना खाया हुआ था। शाम से दोनों भाई भाग दौड़ में मसरूफ थे। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और दोनों को अपने से ज्यादा जुगन के आराम की फिक्र हो रही थी। वो जो सुबह से घर से निकला हुआ था, अब आया था, वो भी आराम करने या खाना खाने की बजाय मजदूरों के लिए पानी वगैरह मंगवा रहा था। और अलमास इन लोगों को छोटे लोग कहती है। जो लोग अपनी जात से पहले अपने से वाबस्ता लोगों का भला सोचे, उनसे बड़ा इंसान कौन होता है। हसीब ने दूध सोडा बनाया और फारस गिलास लेकर मजदूरों के पास पानी पिलाने चला गया। 15 मिनट बाद दोनों ही वापस आ गए और आते ही ऑर्डर किया, खातूनो हजरात तैयारी पकड़े, आज का डिनर बाहर होगा। फारस की बात पे हसीब बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, 12 बजने में सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं। इस वक्त तो भोला दाल चावल भी बंद हो गया होना है। अपने दिमाग को दाल चावल से बाहर भी निकाल लिया करो। ईब इंसान हम 5 स्टार रौनक को बख्शेंगे। हसीब की नजरें फारस से होती हुई तस्दीक के लिए ताशफीन पे जमी, जिसने अपने कमरे की जानब बढ़ते हुए कहा, उठकर मुंह धो लो, देख क्या रहे हो? यानी वाकई जा रहे हैं? फारस ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, जी मियाँ जी।